इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वो कुछ खास है नहीं, उसमें केवल इटैलिक लेटर्स में ये इंफॉर्मेशन लिखी, वी विल स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, देयर रोल एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस एंड जॉइंट वेंचर। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए चैप्टर नहीं है, प्राइवेट सेक्टर हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया। प्राइवेट सेक्टर हालांकि बस इंट्रोड्यूस किया है कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड ऑल दोज एंटरप्राइजेस विच आर मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पे बोलना कि कौन मैनेज और ओन कर रहा है, ग्रुप इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। और यही हम दिन ने कल देखा था कि जब पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट उन्हीं की जगह। पब्लिक सेक्टर में देखो नीचे यही लिखा है, ऑल दोज एंटरप्राइजेस विच आर मैनेज्ड एंड ओन्ड पार्टली और होली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसमें कोई दिक्कत है, किसी को कुछ पूछना है, फर्दर कुछ डिस्कस करना है तो बताओ मुझे। ठीक, आगे देखो, एक चार्ट बना रखा है प्राइवेट सेक्टर में। चैप्टर नंबर 2 के सारे ऑर्गेनाइजेशन लिखे हैं, प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। पब्लिक सेक्टर के लिए 3 पार्ट्स होते हैं उसके, या 3 कैटेगरी है, और ये तीनों कैटेगरी कल हमने डिटेल में पढ़ी थी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। ये तीनों नाम याद हो जाने चाहिए, अगर रिवाइज किया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो एक रेफरेंस लिखा है यहाँ, the Industrial Policy Resolution 4856 emphasized a dominant role of public sector in order to achieve rapid industrialization for growth and economy. इंडिया जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद हम पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए। तो गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेके आई 1948 में, उसके बाद फिर इसने फिर से अमेंड की वो पॉलिसी 1956 में। और उस जमाने में जो पॉलिसी आई थी वो बेसिकली ये चाहती थी कि प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत लिमिटेड हो, ज्यादा ना हो, सारा रोल इकोनॉमी में कि कौन करेगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वो पूरा का पूरा दे दिया जाए पब्लिक सेक्टर। एमसीक्यू के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 48 और 56 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी वो पूरी तरह टिल्टेड थी टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस करेगी सारे गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत लिमिटेड था, प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ता था अगर प्रोडक्शन करना भी है तो, लाइसेंस मतलब परमिशन लेनी पड़ती। 1991 में हमने ये पॉलिसी बदल दी, ये रेफरेंस आएगा आगे। और 1991 में जो पॉलिसी आई उसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और तुमने ये बचपन में पढ़ी भी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये 91 में जाके चेंज हुई, और उसके बाद से प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया बजाय पब्लिक सेक्टर के, और रिफॉर्म किए गए, और ये अलाउ किया गया कि प्राइवेट सेक्टर भी प्रोडक्शन में बिना लाइसेंसिंग के, बिना परमिशन के अपना प्रोडक्शन कर सकता है। तो पहले जो था 48-56 में, उस समय एक तरह से तो रिजर्वेशन था गवर्नमेंट का कि भैया ये प्रोडक्शन हम ही करेंगे। इवन ये मारुति जो कंपनी है हमारी, ये मारुति उद्योग भी गवर्नमेंट का एंटरप्राइज था, सभी एंटरप्राइजेस लगभग तब गवर्नमेंट के होते, ठीक है। अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर एक्सक्लूसिवली रिजर्व, ये देखो ये पहला वर्ड ये अंडरलाइन करो। इस पॉलिसी का जो खास हाईलाइट है वो है एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ, रिजर्वेशन मतलब कोटा, कि गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करेगी, और बाकी की जो इंडस्ट्रीज थी जिसमें रिजर्वेशन नहीं भी था, जिसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ गवर्नमेंट प्रोडक्शन करेगी, उन दूसरी इंडस्ट्रीज में भी प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ता था। अंडरलाइन करो, दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब लिखो परमिशन, अगली बार पूछो तो बताना, लाइसेंसिंग मतलब परमिशन। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, आगे चलते। However, the dominance of public sector for about 4 decades, 4 दशक, 40 सालों तक लगभग, है ना, 48 से 88, लगभग थोड़ा और 3 साल लगे हो, हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिया को इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हैम्पर मतलब नुकसान। एज अ रिजल्ट इंडिया डिसाइडेड
फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म। उसके बाद इंडिया ने करे रिफॉर्म्स, पॉलिसी बदली। और कब बदली? 1991 में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आए हम। इसका भी नाम इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही रखा क्योंकि इंडस्ट्री के लिए लेके आ रहे थे। और गवर्नमेंट ने ये ऑप्ट आउट किया कि हम डिसइन्वेस्टमेंट कर लेंगे। अंडरलाइन द वर्ड डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपोजिट टू द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना, ऑनरशिप लेना, कंट्रोल लेना। जैसे कोई कंपनी के शेयर खरीदे तो इन्वेस्टमेंट। और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी के ऊपर से अपना कंट्रोल और मैनेजमेंट हटा लेना। जिसके पास पैसे हैं, जो लगाना चाहता है वो लगाए और अपना बिजनेस करे। तो डिसइन्वेस्टमेंट किया पब्लिक सेक्टर ने यहाँ 1991 में, मतलब गवर्नमेंट ने किया। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट। एनहांसिंग, और रोल किसका इनहांस कर दिया, बढ़ा दिया, प्राइवेट सेक्टर। और एनकरेज किया कि दूसरे देशों के लोग भी आके इंडिया में इन्वेस्ट करें। वो भी तो प्राइवेट सेक्टर का ही पार्ट है, गवर्नमेंट का पार्ट तो है नहीं। गवर्नमेंट को छोड़ के जो कुछ भी है, चाहे जो इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो, प्राइवेट सेक्टर है। तो फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। सो आफ्टर द रिफॉर्म ऑफ 1991, इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो क्योंकि हमने फॉरेनर्स को भी अलाउ कर दिया इंडिया में, जो कि नहीं थे पहले, तो तीन कैटेगरी में हमारे इंडिया का बिजनेस आज चलता है। गवर्नमेंट की ऑनरशिप और कंट्रोल में, इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की ऑनरशिप और कंट्रोल में, और उसमें से ही एक पार्ट निकाल दिया, बोले कि जो फॉरेन के लोग हैं उनके कंट्रोल। तो इंडिया में तीन तरह के बिजनेसेस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बाइफर्केशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल। प्रॉफिट कौन लेगा और डिसीजन मेकिंग कौन करेगा। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में ऑनरशिप और कंट्रोल, प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के हाथ में कंट्रोल, और ग्लोबल सेक्टर, इसको तो मैं अभी जरा डिटेल में जाऊंगा, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आगे देखो, फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। The government has a major role to play in the formation of the public sector. However, the government acts through the people. Its public enterprise are owned by public and are accountable to public through the parliament. ये जो लाइन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सेक्टर में इस पे ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, कुछ भी पूछेंगे, असर्शन, स्टेटमेंट। वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक एंटरप्राइज का नाम पब्लिक क्यों पड़ा, जबकि फंडिंग तो गवर्नमेंट की है। क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव है और वो पब्लिक को अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल कल भी बोल रहा था बार बार, जवाबदारी, जवाबदेही को अकाउंटेबल या आंसरेबिलिटी बोलते हैं। और आंसर कहां देती है गवर्नमेंट पब्लिक को? पार्लियामेंट में। क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट पब्लिक को आंसर देती है, इस वजह से ही इनका नाम हमने पब्लिक एंटरप्राइज रखा है। ये इसका रीजन है। तो वही असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे देखो, फॉर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द डे टू डे बिजनेस ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज, दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। तो वो जिस तरह से फंक्शनिंग करते हैं, जैसे अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करना मतलब एक्टिविटीज परफॉर्म करना, तो उसमें अलग क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंस क्या है? तो वो डिफरेंस के ग्राउंड पे ही हमने तीन कैटेगरी बना दी उनकी। पहली कैटेगरी का नाम है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरी कैटेगरी का नाम है स्टेट कॉर्पोरेशन, और तीसरी कैटेगरी का नाम है गवर्नमेंट कंपनी। कोई डाउट है? कल हमने इन पे बहुत डिटेल में बात की है ना। आज तो रिवीजन जैसा ज्यादा है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। एमसीक्यू है ना, अंडरलाइन करके वहां लिखा करो। ये चीज एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा फॉर्म पब्लिक सेक्टर का सबसे पुराना फॉर्म है, ट्रेडिशनल या ओल्ड? वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इट इज मैनेज्ड एंड, ये कल लाइन हमने सीखी थी, अगर याद हो गई हो तो अच्छी बात है। इट इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल। यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट के ऑफिसर करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? मिनिस्ट्री, हेड ऑफ द मिनिस्ट्री, कंसर्न मिनिस्ट्री। नीचे लिखा है देखो, इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री। और वो मिनिस्ट्री आंसरेबल है किसको? वो आंसरेबल है
पार्लियामेंट को। कोई डाउट है तो बताओ। वहां एग्जाम्पल भी लिखा है, रेलवे मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री है, उसका हेड रेलवे मिनिस्टर है। ठीक है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फाइनेंस, कल हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था, फुली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट। याद आ रहा है? रिवाइज किया होगा तो एक बार में याद आ जाएगा। और ये पैसा आता कहां से? बजट से। वो जो हर साल 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी आके बजट प्रेजेंट करती है ना, उसमें बता देती है पुलिस डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर के लिए इतना फंड है, एजुकेशन के लिए इतना फंड है, हेल्थ के लिए इतना फंड है। उनकी स्पीच में यही होता है। तो हर मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया जा रहा है और क्या टारगेट सेट किए जा रहे हैं, वही वाली बात है कि गवर्नमेंट बजट में ये फाइनेंसिंग की जाती है। कोई समस्या? लास्ट में जो बात लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द एक्टिविटी परफॉर्म बाय इट मतलब डिपार्टमेंट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। मैंने कहा ना, ये जैसे गवर्नमेंट एक पूरी बॉडी है तो ये उसके ऑर्गन है। कौन? डिपार्टमेंट। मतलब जब डिपार्टमेंट फंक्शन करते हैं तो हम ये मानते हैं गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है। इसीलिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है या मिनिस्ट्री की होती है। डिपार्टमेंट का फंक्शन करना गवर्नमेंट का फंक्शन करना माना जाता है। कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है? ओके, अब इसमें आगे बढ़ते। दीज अंडरटेकिंग में बी अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो दोनों तरह की गवर्नमेंट हो सकती हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट्स ही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी डिपार्टमेंट्स ही कहलाते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज सुटेबल फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो तुम्हारे आंसर में होनी ही चाहिए डिपार्टमेंट को समझाने के। ये क्यों काम करते हैं, क्या पर्पस है इनका? पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। पब्लिक को हेल्थ चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, वाटर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट चाहिए। पब्लिक यूटिलिटी, यूटिलिटी वर्ड का मतलब सेटिस्फैक्शन, नीड एंड वांट सेटिस्फाई करना पब्लिक की, ये इनका बेसिक काम है। और दूसरा है ये स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज में, ये वो हो गया डिफेंस, मतलब लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट के हिसाब से जो चाहिए। एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड रिसर्च, ये सब आ जाएगा स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। तो दो तरह के काम है, ये भी सब डिपार्टमेंट्स। इन इंडिया रेलवेज, ऑल इंडिया रेडियो, पोस्ट टेलीग्राफ, ये सब एग्जांपल है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के। सिमिलरली स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज लाइक, ये देखो मैंने बताया था वो, ये डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, ये सब जो है स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज कहलाती है। पोस्टल डिपार्टमेंट ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वाले डिपार्टमेंट है। कोई डाउट है तो बताओ। कितना आसान है इस टेस्ट को पहचानना कि कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का है या स्ट्रेटेजिक है। जिसके ऑफिस में तुम जाते हो बार बार एज अ पब्लिक, अपनी कोई नीड या वांट सेटिस्फाई करने, और वो गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है वो ऑफिस, तो वो पब्लिक यूटिलिटी का। क्या तुम डिफेंस वालों के पास जाते हो अपनी कोई सर्विस लेने? नहीं। इसरो के पास एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट है कुछ? नहीं। और पोस्ट ऑफिस हर शहर में है, रेलवे डिपार्टमेंट हर सिटी में है लगभग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जहां हम अपनी नीड एंड वांट सेटिस्फाई करने जाते हैं वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वाले डिपार्टमेंट्स है। और जहां पे ओवरऑल इंडिया के हित की रक्षा होती है, उसमें पब्लिक का सीधा इंटरफेयर नहीं है, वो वाले सारे डिपार्टमेंट स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट होते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ये दो तरह के पर्पस सर्व करते हैं। आगे चलते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर एज फॉलोज। कैरेक्टरिस्टिक में पहला है फाइनेंस, कल हमने पढ़ा था, फुली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट।
तो वही लिखा है कि फाइनेंस बाय गवर्नमेंट थ्रू एलोकेशन इन एनुअल बजट, और वो बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है। उस बजट में के थ्रू एलोकेशन होता है। एलोकेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, किसको कितना पैसा मिलेगा, इसको डिसाइड करना, एलोकेट करना कहलाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट ट्रेजरी, ट्रेजरी मतलब खजाना, तो गवर्नमेंट की ट्रेजरी होती है, उसके थ्रू ये पैसा डिपार्टमेंट्स के पास आता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट कैसे पैसे देगी इन्हें, तो हर शहर में एक ट्रेजरी है गवर्नमेंट की, उसी ट्रेजरी से रिलीज हो जाता है फंड हर महीने। सैलरी का, पुलिस डिपार्टमेंट की सैलरी ट्रेजरी से आ रही है, ऐसे समझ। नेक्स्ट, अकाउंटिंग सिस्टम। कल हमने बात की थी कि डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है कि उनको अकाउंट और ऑडिट कराने। अकाउंटिंग क्या होती है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऑडिटिंग क्या होती है? चेकिंग, स्क्रूटनी, जिस पर्पस के लिए पैसा इशू किया गया था, फंड रिलीज किया गया था, उस पर्पस में फंड इफेक्टिव तरीके से, एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज हुआ या नहीं, इस बात को वेरीफाई करना, इस बात को स्क्रूटनाइज करना। तो वेरिफिकेशन एंड स्क्रूटनी मीन्स ऑडिट। ठीक है। मैनेजमेंट किसके कंट्रोल में रहेगा? पूरा का पूरा मैनेजमेंट किसके हाथ में है? डिपार्टमेंट के हाथ, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में। कोई डाउट है? डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री है, इनडायरेक्ट नहीं है। बाकी दोनों जगह इनडायरेक्ट है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में एक्ट में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, तब वो तुम्हारी बात सुनेगी। गवर्नमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्ट करना पड़ेगा, तब कंपनी वैसा फॉलो करेगी। तो डायरेक्ट यहीं पे है। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, कौन करता है एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट? डिपार्टमेंट कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस तो रखता नहीं है, तो इसका अपना कोई आइडेंटिटी तो है नहीं, तो मिनिस्ट्री ही एग्जाम कंडक्ट कराती है। मिनिस्ट्री ही ये डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्या रेम्युनरेशन मिलेगा, कब प्रमोशन मिलेगा, उसके रूल्स क्या होंगे। तो ये सब डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट लिखा है। तो मेन लाइन है अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, रेम्युनरेशन, प्रमोशन, ये तीन वर्ड आप अंडरलाइन करके डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। बस नीचे एग्जाम्पल लिखे हैं कौन कौन से एग्जाम्स हैं एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने की। यूपीएससी एग्जाम के थ्रू आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, चार टॉप मोस्ट रैंक के एम्प्लॉय हायर होते हैं। ये हाईएस्ट रैंक के एम्प्लॉय हैं। आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस पुलिस सर्विसेज, आईआरएस रेवेन्यू सर्विसेज, ये टैक्स वाले डिपार्टमेंट, जीएसटी इनकम टैक्स, और आईएफएस फॉरेन सर्विस, डिप्लोमेट्स। ठीक है। आगे अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। तो जो कंसर्न मिनिस्टर है, रेलवे के रेलवे मिनिस्ट्री के रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के फाइनेंस मिनिस्टर, वो अकाउंटेबल है, और पार्लियामेंट में उन्हें ये अकाउंटेबिलिटी प्रेजेंट करनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है। कोई डाउट? जवाब देने पड़ते हैं, उनसे सवाल पूछे जाते। नेक्स्ट, मेरिट ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फायदे क्या है? कंप्लीट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का, आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, सोर्स ऑफ इनकम केवल और केवल गवर्नमेंट, और सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक इश्यूज के लिए, इसीलिए कभी भी प्राइवेट सेक्टर इंडिया ओपन नहीं करता। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। पहली प्रॉब्लम फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रक्शन कहां से मिल जाते हैं? मिनिस्ट्री से। तो इनके पास अपनी कोई ऑटोनॉमी नहीं है, और यही फायदा बनेगा किसका? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का। दे हैव ऑटोनॉमी। पेज पर लट के देख लो, कल पढ़ के आए हो तो मेरी बात एक बार में समझ में आ जाएगी। ऑटोनॉमी ही तो उनका बेनिफिट, यहाँ पे वही नुकसान है कि ऑटोनॉमी नहीं है। ऑटोनॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्फ रूल एंड रेगुलेशन, अपने लिए खुद डिसीजन ले पाना। ठीक है, खुद को रेगुलेट कर पाना, ये ऑटोनॉमी कहलाती है। यहां तक किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो पूछ लो।